एपिसोड 4 सिटी हॉस्पिटल। अंश अभी अपने कैबिन में बैठ सीरियस फेस के साथ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, क्योंकि अगर वो आहान का दिया काम या फिर कह सकते हैं पनिशमेंट कल तक पूरा नहीं किया तो आहान कल उसे पक्का देश से बाहर भेज देगा, वो भी कम से कम 1 महीने के लिए। वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। ऐसे भी उसके सर्जरी में अभी 1 घंटे का टाइम था, तभी उसके कैबिन के डोर पर नॉक हुआ। अंश के परमिशन मिलने पर काव्या कैबिन के अंदर आए। उसकी नजर जैसे ही काम करते हुए अंश पर गई, उसकी तो जैसे सांसें ही रुक गई। वो बस एक टक आंखें फाड़े अंश को देखने लगी। काव्या अंश को वो पहले भी काम करते देखी थी, लेकिन आज की बात अलग थी। उसका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, जैसे आहान का रहता है। आज अंश पूरे फोकस होकर अपने प्रोजेक्ट पर लगा था। उसको अपने आसपास का कोई ध्यान नहीं था और उसका वो फोकस लुक उसको और भी ज्यादा हॉट बना रहा था, जिससे काव्या भी अट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन थोड़े देर बाद काव्या अपने आप को संभाल मन में बोली, बेवकूफ काव्या, तू ऐसे कैसे बेशर्मों की तरह अंश सर को ताड़ सकती है? अब वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अब वो फिर से बोलेगा मेरे लिए तो लटकियां मरती है। यार कुछ भी बोलो, बंदा तो हॉट है, बोल। खुद में शर्माने लगी। तभी उसको अंश की आवाज सुनाई दी, मैं यही सोचूंगा कि तुम भी मेरे हैंडसम फेस देखकर अट्रैक्ट हो गई। ऐसे भी मैं इतना हैंडसम हूं कि कोई लड़की मुझसे नजर हटा नहीं सकती है। ऐसे अगर तुम्हारा मन नहीं भरा हो तो तुम और देख सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अंश ये सब अपना काम करते हुए बोला। जब से काव्या कैबिन में आए तभी अंश को ही पता चल गया था कि कौन है उसके खुशबू से, लेकिन फिर भी वो अपने काम में बिजी रहा। काव्या का उसे देखने पर उसके दिल में एक अलग ही खुशी मिली। आज तक उसको कितनी ही लड़की देखी होंगी, लेकिन जो कशिश उसको काव्या की नजरों से महसूस हुई वो आज तक उसको कभी नहीं हुआ। उसके दिल में एक सुकून मिला। काव्या का उसके पास होना उसे अच्छा लगा था। काव्या खुद को संभालकर, सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको नहीं देख रही थी, मैं तो बस एक बार पेशेंट की रिपोर्ट रिचेक कर रही थी। ये सब काव्या अंश से अपनी नजरें चुराकर बोल रही थी। काव्या के वर्ड उसके आंखों से बिल्कुल मैच नहीं होते हैं। ये अंश भी देखा और उसके फेस पर आज एक अलग ही स्माइल थी काव्या को देखकर। लेकिन अभी अंश के पास बहुत काम था, इसलिए वो इस टॉपिक को यही छोड़ दिया। अंश, ऐसे आप मेरे कैबिन में क्यों आए, आपको कुछ काम था? काव्या, सर ये करंट रिपोर्ट है उस पेशेंट की जिसकी थोड़ी देर बाद सर्जरी है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हम सर्जरी की तैयारी करें। अंश काव्या के हाथ से रिपोर्ट लेकर एक बार पढ़ा, फिर काव्या को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। काव्या भी हाँ में सिर हिलाकर कैबिन से बाहर आगे का काम करने चली गई। अंश भी अपना काम फिर से करने लगा। इन दिनों अंश और काव्या की लड़ाई थोड़ी काम हो गई थी, लेकिन फिर भी अंश काव्या के साथ थोड़ा मस्ती कर लेता था। काव्या को भी अंश के नेचर का पता चल गया था, इसलिए वो कभी बुरा नहीं मानती थी। इनफैक्ट वो भी अंश को जवाब देती। आहान की कार एक बड़े से बिल्डिंग के कैंपस में आकर रुकी। उस बिल्डिंग पर बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा था, कॉलेज ऑफ मुंबई। कॉलेज को देख ईशा के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो कभी कॉलेज को देखती तो कभी आहान को, जो कि उसे ही देख रहा था। वो अपने जिंदगी में आज तक कॉलेज के बारे में सुनी थी पर कभी देखी नहीं थी, लेकिन आज वो पहली बार देखी थी, जहां कहीं बच्चे पढ़ रहे थे तो कहीं घूम रहे थे, कहीं खेल रहे थे तो कहीं ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे। कॉलेज के बच्चे तो इतनी महंगी कार और इतने बॉडीगार्ड को देख हैरान थे। इस कॉलेज में शहर के बड़े खानदान के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन वो भी इतने गार्ड्स को देख हैरान थे। आहान कार से निकलने से पहले खुद मास्क पहना, फिर एक मास्क ईशा को भी पहना दिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि कोई उसको ईशा के साथ देखे। कार से बाहर निकल दोनों प्रिंसिपल ऑफिस के तरफ बढ़ गए। ईशा और आहान को बॉडीगार्ड चारों तरह से कवर किए थे, जिसके कारण स्टूडेंट्स आहान और ईशा का फेस नहीं देख पाए। आहान और ईशा प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर बैठ गए। अब तक दोनों ने अपना मास्क निकाल दिया था। आहान ईशा के एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर प्रिंसिपल से बोला, मैं चाहता हूं कि आप एंजल की पहचान को अभी सीक्रेट रखें और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना आप अच्छे से जानते हैं क्या होगा। प्रिंसिपल तो आहान अग्निवंशी को कॉलेज में देखकर पहले ही डरा था। वो बोला, सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैम को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रिंसिपल को देख ईशा क्यूट सी स्माइल की तो प्रिंसिपल भी उसको देख स्माइल किया। ये देख आहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। आहान अपना दांत पीसते हुए, मेरी एंजल को कोई प्रॉब्लम ना हो यही आपके लिए अच्छा होगा। ये सुन प्रिंसिपल को ठंडा पसीना आने लगा ऐक में भी। ईशा अपने प्यारी आवाज में, आंसू क्या हम कॉलेज देख सकते हैं? कितना बड़ा और सुंदर है कॉलेज।
प्रिंसिपल यस सर, आप एक बार पूरे कैंपस को देख लीजिए, मैं आपको देखता हूँ। आहान इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर ईशा से एंजल आप कॉलेज आना तो अभी के साथ पूरा कॉलेज घूम लेना, अभी हम घर चलते हैं। ईशा भी मान गई तो आहान ईशा का हाथ पकड़ कैबिन से बाहर निकल गया। ऐसे ये आपको पता होना चाहिए कि ये कॉलेज आहान का ही है। आहान अपने कार के अंदर बैठ फिर से ईशा को गोद में बिठा, अपना फेस ईशा के गर्दन में छुपा, उसकी खुशबू को महसूस कर खुद को शांत करने लगा। ईशा को कोई नजर उठाकर देखे आहान को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। ईशा खुशी के साथ, आंसू हम सबके साथ कॉलेज कब से जाएंगे? आहान ईशा का सिर सहलाते हुए एंजल आप कॉलेज 15 दिन बाद से स्टार्ट करोगी। ईशा मुंह बनाकर लेकिन आंसू हम कल से क्यों नहीं जा सकते हैं? आहान एंजल आपकी ट्रीटमेंट चल रही है और आपको कॉलेज में अभी छुट्टी भी है, इसलिए आप नेक्स्ट मंथ से कॉलेज जाओगी। ईशा भी आहान की बात मान गई। आहान ईशा को अग्निवंशी मैंशन छोड़कर खुद अपने ऑफिस के लिए चला गया। ऐसे ही आज का दिन निकल गया। नेक्स्ट डे आहान का ऑफिस, अंश और देवांश आहान के कैबिन में बैठ अपने अपने फाइल की रिपोर्ट देते हैं आहान को। तभी डोर पर नॉक कर रॉकी कैबिन में आया। आहान रॉकी से, सनाया और शिविन को कल ही इंडिया आने को बोलो। सनाया का नाम सुन अंश, समर और रॉकी तीनों देवांश को देखने लगे, जिसके फेस पर 440 वोल्ट की खुशी दिखने लगी। अब देवांश खुश क्यों है ये आपको बाद में पता चलेगा। अगर बात करें सनाया और शिविन की तो ये दोनों ही आहान के ब्लैक आर्मी के बेस्ट कमांडो हैं। इसने बारे में हम आगे बात करेंगे। रॉकी बॉस, अभी शिविन को तो बुला सकते हैं क्योंकि उसका मिशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन सनाया अभी एक मिशन पर है इसलिए उसको आने में टाइम लगेगा। आहान हम रॉकी ओके बॉस बोल कैबिन से बाहर निकल गया। अंश देवांश से, ओए होए क्या बात है सनाया का नाम सुनकर, जब ये हाल है आपका तो मिलने पर क्या होगा? तो देवांश, मेरा छोड़ तू अपनी तूफान मेल का सोच। आहान दोनों को घूरा तो दोनों फिर से काम पर लग गए। काम खत्म करने के बाद अंश और देवांश ने एक लंबी सांस ली। अंश आहान से, आज बाबी डॉल का वीकली सेशन है तो उसको आज लाइट फूड देना, मैं शाम को मेंशन आऊंगा। आहान हाँ बोल। तो अंश, अभी मैं हॉस्पिटल के लिए निकलता हूं, मुझे कुछ काम है। देवांश भी चेयर से उठते हुए, मेरी भी एक मीटिंग है। दोनों आहान के कैबिन से निकल अपने काम पर चले गए तो आहान भी अपने काम पर लग गया। अग्निवंशी मैंशन, शाम का समय, एक ब्लैक कार आकर मैंशन के गेट पर रुकी। आहान कार से बाहर निकाला, उसके साथ अंश भी निकाला। दोनों मैंशन के अंदर आए तो उन्हें किसी के लड़ने की आवाज आई। दोनों हाल में जाकर देखे तो वहां ईशा, अवी और आयु कैरम बोर्ड खेल रहे थे। वही सारे बड़े वहां बैठ चाय पीते हुए खेल देख रहे थे। अवी रोनी सूरत बनाकर, बड़े पापा देखो ना, आयु भाई ने फिर से चीटिंग किया। आयु चुप कर बदरिया, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, अब तेरा दिमाग कम है और तू गेम हार गई, उसमें मेरी क्या गलती है? अवी, मेरे पास बहुत दिमाग है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे आपने सबसे बचकर कैरम बोर्ड की गोटी चुरा ली, और मैं नहीं आप बंदर है। आयु, मैं नहीं तू है बदरिया जिसको हम जंगल से उठाकर लाए हैं। अब क्या था? शुरू हो गया दोनों की लड़ाई। अरविंद जी, तुम दोनों चुप करो, तुम दोनों में से कोई नहीं जीता। इस गेम में जीती तो हमारी ईशा बच्चा है, बोल ईशा को हक किए। अभी सैड सा फेस बनाकर, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, सब क्यूटी से ही करते हैं, अब सब मुझे भूल गए। आयु, तो याद ही कब थी कि सब भूलेंगे? तो अभी और चिढ़ गई। दादाजी अभी से, कौन बोला आपसे? हम बहुत प्यार करते हैं अपनी प्रिंसेस से, बोल अभी को हक किए। आहान और अंश हॉल में आकर अपने अपने रूम में चेंज करने चले गए। दादू ईशा से, क्यों ना आज एक बाजी शतरंज की हो जाए, आज आप हमसे जीत नहीं पाएगी। अरविंद जी, पापा आप हमारी बेटी को चैलेंज कर रहे हो। दादाजी अपना सर ऊंचा कर, हाँ हम चैलेंज कर रहे हैं। आयु एक्साइटेड होकर, वाह, दादू और डॉल में गेम, फिर कुछ सोचकर, लेकिन ऐसे मजा नहीं आएगा, जीतने वाले को कुछ तो मिलना चाहिए। दादू, अगर गुड़िया जीती तो हम कल आप सबको पार्टी देंगे, आप जहां बोलोगे वहां, और अगर हम जीते तो गुड़िया को हर वीकेंड हमारे साथ शतरंज खेलना होगा। आयु डन दादू। फिर ईशा का हाथ पकड़कर, डॉल अब सब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें ये गेम जीतना होगा। ईशा भी स्माइल करते हुए हाँ बोली, क्योंकि सब उसको उम्मीद भारी नजरों से देख रहे थे। अब क्या था, शतरंज का खेल स्टार्ट हो गया। ईशा ब्लैक ली, वही दादू व्हाइट। टाइम के साथ गेम इंटरेस्टिंग होता गया।
घर के सभी लोग अपनी सांसें रोके गेम को देखने लगे क्योंकि दोनों ही बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह खेल रहे थे। कोई हार मानने को तैयार नहीं था। अंश और आहान चेंज कर नीचे आए तो उन्हें वहां बिल्कुल सन्नाटा मिला। अंश, थोड़े देर पहले तो यहाँ मछली बाजार लगा था, इतना जल्दी बाजार खत्म भी हो गया। तभी उनकी नजर वहां गई जहां फैमिली के मेंबर ग्रुप बनाकर बैठे थे। वो दोनों भी वहां चले गए। अंश आयु से, यहाँ क्या चल रहा है और डॉल दादू के साथ गेम क्यों खेल रही है? तुम्हें पता है ना, आहान के अलावा दादू को शतरंज में और कोई हरा नहीं सकता। आयु, अंश भाई ध्यान से आप गेम देखो कौन जीत रहा है। ऐसे भी मेरी फेरी किसी से कम नहीं है। अंश जब ध्यान से देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। गेम अब लास्ट स्टेज पर था और ईशा दादू को बराबर की टक्कर दे रही थी। दादाजी के सिर से पसीना आने लगा क्योंकि ईशा उनको बराबर से टक्कर दे रही थी। वही ईशा बिल्कुल नॉर्मल थी। आहान भी ध्यान से गेम देख रहा था। वो भी ईशा का खेल समझने की कोशिश करने लगा। उसको दादू का तकनीक पता था क्योंकि वो आहान के साथ खेलते थे। वही ईशा की तकनीक आहान के लिए थोड़ी नई थी, फिर भी वो थोड़ी देर में समझ गया। लास्ट में ईशा जीत गई। सब लोगों ने ईशा को ग्रुप हग किया। अभी दादू आप हार गए, इसलिए कल आप हम सबको पार्टी देंगे। कल रात हम सब बाहर डिनर करेंगे। दादू भी हाँ बोल दिए। आहान सबसे, कल हम सब विलेज जा रहे हैं। फिर अभी और आयु से, तुम दोनों भी साथ चलोगे। तीनों का मुंह बन गया क्योंकि किसी को यहाँ से जाने का मन नहीं था। आयु, पर भाई हमारी कॉलेज की अभी छुट्टी है तो क्या हम यही नहीं रुक सकते हैं? अभी और ईशा भी उम्मीद भारी नजरों से आहान को देखने लगे। दादी, आहान बेटा आप सब यही रहो, हमें आप सब की बहुत याद आती है और अभी तो बच्चों की छुट्टी भी है। सबके समझाने के आहान मान गया, लेकिन ये बोलकर कि आहान की बात बच्चों को माननी पड़ेगी, इस पर सब बच्चों ने हाँ बोला। अब सब डिनर करने चले गए। डिनर के बाद अब हॉल में आकर बैठे। आहान ईशा से, एंजल आप रूम में चलो, आपके दवाई और इंजेक्शन का टाइम हो गया है। ईशा इंजेक्शन के डर से अरविंद जी के पीछे छुपकर, प्लीज ना आंसू, हम दवाई खा लेंगे लेकिन इंजेक्शन नहीं, हमें डर लगता है। अंश, कुछ नहीं होगा बच्चा, चलो आप। सबके बोलने पर भी वो नहीं मानी। आहान उसको जबरदस्ती उठाने लगा तो अरविंद जी उसको रोक दिए। अरविंद जी ईशा को समझाकर घर में बने मिनी हॉस्पिटल में लाए, जो कि इमरजेंसी के लिए मेंशन में बना था। अंश, पहले ईशा को स्लाइन लगा, फिर 10 मिनट बाद इंजेक्शन लगने के 10 मिनट बाद ईशा को दर्द होने लगा और वो चिल्लाने और रोने लगी। ऐसे ही थोड़ी देर में सो गई। सब फैमिली वाले फिर से हॉल में आ गए। अरविंद जी अंश से, ईशा को इतना दर्द क्यों हो रहा है? अब तो वो ठीक है। अंश, अंकल वो ठीक हो रही है लेकिन वो काफी वीक है और ये इंजेक्शन हार्ड है इसलिए उसको दर्द हुआ। कल तक उसको थोड़ा वीकनेस होगा, फिर वो ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे उसका दर्द ठीक हो जाएगा। आहान सबसे, आप सब जाकर रेस्ट कीजिए, मैं और अंश यही है एंजल के पास। पहले सब माना किए लेकिन फिर मान गए। ईशा और अरविंद जी का रिश्ता इन दिनों एक बाप बेटी का बन गया था। अरविंद जी को ईशा में अपने किसी दोस्त की झलक दिखती थी। वो ईशा को आहान और आयु से ज्यादा प्यार करने लगे थे। आहान और अंश मिनी हॉस्पिटल में चले गए। 2 घंटे में सारा प्रोसेस खत्म हुआ तो आहान ईशा को अपने रूम में ले गया। अंश भी अपने रूम में जाकर सो गया। आधी रात को सुनसान रास्ते पर एक लड़का बाइक चला जा रहा था। वो बाइक जाकर जंगल में बने रोड के साइड में रुकी। वो लड़का वहां से अंदर जंगल में गया। वह एक 50 साल का आदमी उसका इंतजार कर रहा था। आदमी, कुछ पता चला कैसी है वो? लड़का कुछ फोटो और एक फाइल दिया, उस आदमी को दिया, फिर बोला वो ठीक है लेकिन उसकी मेडिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। आहान ने उससे शादी कर ली, उसके फोटो मैंने आपको दिया। आदमी फोटो देखा, फिर फाइल पढ़कर, वो ठीक हो जाएगी, ऐसे भी वो जिसके पास है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन तुम्हें भी उसका ध्यान रखना है। तुम उसको हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, उसकी सारी अपडेट मुझे दोगे। किसी को अभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि ईशानी माहेश्वरी जिंदा है। खतरा बढ़ने वाला है, हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा। लड़का, मैं उसका ध्यान रखूंगा। आदमी लड़के को एक कीपैड वाला फोन देकर, तुम मुझे इससे कनेक्ट करोगे और हम अब ज्यादा मिल नहीं सकते हैं वरना खातर बढ़ जाएगा, बोल वहां से जाने लगा। लड़का उस रास्ते को देखता रहा जहां से वो आदमी गया, फिर खुद से बोला, कब सब ठीक होगा, कब आप हमेशा के लिए हमारे पास आएंगे। बोल थोड़ी देर में वहां से चला गया। नेक्स्ट डे आहान और देवांश अपने कैबिन में बैठ कुछ डिस्कस करते हैं, तभी डोर पर नॉक हुआ। आहान के परमिशन देने पर एक लड़का जिसकी उम्र 25-26 साल होंगी, हाइट 6
FT सांवला रंग, मुस्कुलर बॉडी, कुल मिलाकर हीरो टाइप। वो लड़का कैबिन में आकर आहान को ग्रिड किया, फिर देवांश को उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आहान उसको चेयर पर बैठने को बोला। लड़का देवांश के बगल में बैठ गया। देवांश लड़के से, कैसे हो शिविन, और वहां सब कैसे है? शिविन, मैं ठीक हूं सर, और बाकी सब भी ठीक है। देवांश मुंह बनाकर खुद से, जैसा बॉस खड़ूस है वैसा ये भी है, अगर ये मेरी सनाया के बारे में बता देता तो क्या होता, बोल शिविन को घूरने लगा। लेकिन शिविन को कोई फर्क नहीं पड़ा। आहान शिविन से, कल से तुम अपनी लेडी बॉस को ट्रेनिंग दोगे। लेडी बॉस सुन शिविन पहले हैरान हुआ, फिर खुद को संभाला बोला। देवांश आहान से, तो ये क्या बोल रहा है? तुझे तो पता है ना डॉल काफी वीक है, वो कैसे ट्रेनिंग करेगी? और ऐसे भी उसको जरूर क्या है इन सब की? आहान, जरूर है उसको, हम लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जब भी हम पास ना हो तो उसे खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। ऐसे भी खतरा कितना है और कहाँ है ये हमें पता नहीं है। देवांश, तू सही बोल रहा है, डॉल को अभी सेल्फ डिफेंस की जरूरत है। आहान कल शिविन को आने का बोल अपने काम में लग गया। शिविन भी अपने काम से चला गया। अग्निवंशी मैंशन, आहान का रूम। आहान ईशा से, एंजल उठो सुबह हो गई। ईशा नींद में, आंसू सोने दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, बोल फिर से सो गई। आहान, वाइफी तुमको सरप्राइज नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो ठीक, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। ईशा जल्दी से उठकर, सरप्राइज चाहिए मुझे, फिर नींद में ही अपने हाथ हवा में उठा ली। आहान उसका इशारा समझाकर उसको गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाकर रेडी कर नीचे गार्डन में लाया, जहां पहले से ही आयु, अवी, विक्की और अंश खड़े थे। सब आधे नींद में थे क्योंकि अभी सुबह के 5 बजे थे। आयु नींद में, भाई आप क्या सरप्राइज इतनी सुबह देने वाले थे? जल्दी दो क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही। दरअसल जब सब कल रात डिनर कर आए तो आहान इनको बोला कि कल वो एक सरप्राइज देगा, लेकिन उसके लिए उनको सुबह 5 बजे रेडी होकर नीचे गार्डन में आना होगा, और साथ में कैसे कपड़े पहना है ये भी बता दिया। आहान बोला, शिविन स्टार्ट करो। ईशा पहले ध्यान से शिविन को देखी, जो कि अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ सबको देख रहा था। फिर उसको देख एक स्माइल पास की तो शिविन भी उसका प्यारा चेहरा देख स्माइल कर दिया। ये देख आहान दोनों को घूरा तो शिविन आगे देखने लगा। ईशा क्यूट फेस बनाकर, आंसू, आप इन हैंडसम भैया को क्या स्टार्ट करने को बोल रहे हो? और आप पहले ये बताओ हमारा सरप्राइज कहाँ है? आहान शिविन के लिए ईशा के मुंह से हैंडसम सुन शिविन को घूरने लगा। उसको जलन होने लगा अपनी एंजल के मुंह की किसी लड़के के लिए हैंडसम सुन। फिर ईशा से, एंजल आप लोग का सरप्राइज ये है कि आपके शिविन भैया आज से आप सबको सेल्फ डिफेंस की क्लास देंगे। ये सुनते ही सबकी नींद छूमंतर हो गया। अभी रोनी सूरत बनाकर, भाई ये हमारा सरप्राइज था। आहान, अब कोई ड्रामा नहीं, तुम लोग स्टार्ट करो, बोल अंश और रॉकी के साथ खुद जिम चला गया। यहाँ ईशा, विक्की, अवी और आयु के तो 1 मिनट में ही सारे अरमान टूट गए। शिविन, आप सभी गार्डन के 3 राउंड लगाओ। ईशा और अवी एक दूसरे को आंखों से कुछ इशारा की। ईशा रोनी सूरत बनाकर, हैंडसम भैया प्लीज हमें और अवी को आप छोड़ दो, हम दोनों के इतने छोटे पैर हैं, कैसे इतना रन कर पाएंगे? हम आंसू से कुछ नहीं कहेंगे। अवी भी ईशा के हाँ में हाँ मिलाकर, हाँ शिविन भाई छोड़ दो हमें, और क्यूटी को, हम दोनों छोटी बच्ची है, अभी आप आयु भाई और विक्की भाई को एक्सरसाइज करवा दो। आयु और विक्की एक साथ ऐसे कैसे करेंगे? तो सब एक साथ नहीं तो कोई नहीं। शिविन, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, स्टार्ट करो तुम सब, नहीं तो मैं बॉस को बुलाऊंगा। ये सुन चारों दौड़ना स्टार्ट कर दिए। 3 राउंड कंप्लीट कर सब गार्डन में लेट गए। शिविन सबको पानी दिया, फिर 10 मिनट रेस्ट के बाद कुछ एक्सरसाइज करवाकर जिम ले गए। ये जिम गार्डन के बैक में बना था, उसमें कराते, कुफो, शूटिंग एरिया और एक्सरसाइज मशीन भी लगा था। यहाँ 2 घंटा तक ट्रेनिंग लेने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। 2 घंटे बंद जब सब बड़े और आहान अंश ब्रेकफास्ट करने नीचे आए, हॉल की हालत देख एक दूसरे को देखने लगे। हॉल में चारों अजीब पोस्चर में सोए थे। ईशा अवी के गोद में सिर रख सो गई तो वही अवी सोफे पर सिर और टेबल पर पैर रखकर सोई थी। विक्की का पैर आयु के मुंह पर तो आयु का पैर विक्की के सिर पर था। दादू, इन सबको क्या हुआ? सब ऐसे क्यों सो रहे हैं? बोल सबको आवाज दिए। किसी की कान में जू तक नहीं रेगी। सबके उठने पर भी कोई नहीं उठा तो आहान, अगर तुम सब 5 मिनट नहीं उठे तो कल ट्रेनिंग 1 घंटा बढ़ जाएगा। ये सुनना था। चारों अच्छे बच्चे जैसे उठकर बैठ गए क्योंकि किसी को और ट्रेनिंग नहीं करना था। सब ब्रेकफास्ट करने को बैठे। आयु, अवी, ईशा और विक्की को हेल्दी फूड मिला जिसको वो मुंह बनाकर खाने लगे।
सभी बड़ों को तो उन पर हंसी आ रही थी लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। आहान, तुम सब अब जाकर पढ़ाई करोगे, फिर 4 बजे से शिविन तुम लोग ट्रेनिंग देगा। आहान दादू से, दादू आप सब पर नजर रखेंगे। फिर अपने पापा से, आपको ऑफिस जाना नहीं है। अरविंद जी, मुझे कोई ऑफिस नहीं जाना है, मुझे अपने बच्चों के साथ उनकी छुट्टी एंजॉय करना है। तो आहान अपने चाचा को देखा तो वो बोले मेरी एक मीटिंग है जो कि 3 घंटे बाद है। आहान अपने ऑफिस और अंश अपने हॉस्पिटल के लिए निकाल गया। घर सब दादू, अरविंद जी और प्रवीण जी अपने बच्चों की शिकायत सुनने लगे। वही दादी, माया जी और प्रिया जी अपने काम में लग गई। न्यूयॉर्क रंधावा विल आपको थोड़ा रंधावा फैमिली के बारे में बताते हैं। ये भी वर्ल्ड के रिचेस्ट फैमिली में से एक है। अग्निवंशी के बाद रंधावा ही है एशिया के टॉप बसीनेस में से। हर्षवर्धन रंधावा फैमिली के हेड और कियान के दादा उम्र 65 साल। सीता रंधावा कियान के दादी उम्र 60 साल। हर्षित रंधावा कियान के पापा उम्र 52 साल। मिश्रा रंधावा कियान की मां उम्र 46 साल। कियारा रंधावा कियान की इकलौती बहन और फैमिली की जान उम्र 22 साल। हॉल में हर्षवर्धन रंधावा और हर्षित रंधावा बात कर रहे थे। तभी वहां पर एक लड़की दौड़ते हुए आकर हर्षवर्धन जी को पीछे से हक कर एक्साइटेड होकर, दादू क्या सच में हम लोग इंडिया जा रहे हैं? हर्षवर्धन जी, हाँ प्रिंसेस, हम इंडिया जा रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई मुंबई से ही करेंगे। कियारा, दादू मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं अभी अपने दोस्तों को कॉलेज जाकर ये न्यूज देती हूँ, वो सब खुश होंगे। बोल वहां से भाग गई। ऐसे ही दिन बीतने लगा। आयु, अवी, ईशा और विक्की का ट्रेनिंग चलता रहा। ईशा को सबने कॉलेज के बारे में बहुत कुछ बताया। आहान का ऑफिस, आहान शिविन से, सबकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? शिविन बॉस सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लेडी बॉस बोल रुक गया। आहान आगे बोलने का इशारा किया तो शिविन बोला बॉस, लेडी बॉस में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसा लगता है कि वो पहले से ट्रेंड है, बस उनको प्रैक्टिस चाहिए। आहान, एंजल को क्या क्या आता है? शिविन, वो माम को कुंफो, कराते, शूटिंग और मार्शल आर्ट में वो ट्रेंड फाइटर है, वो थोड़ा और कोशिश करेगी तो उनकी स्किल और इम्प्रूव होंगी। आहान शिवम को जाने का बोल खुद कुछ सोच कर स्माइल कर बोला यू आर ट्रेन्ड एंजल। आहान शिविन से बात कर अपने सोच में गुम था। तभी डोर पर नॉक हुआ और समर कैबिन में आया। समर बॉस, वो एमआर पनवार ने मीटिंग आज ही रखने की रिक्वेस्ट की है क्योंकि कल उनको आउट ऑफ कंट्री जाना है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। आहान, कितने बजे मीटिंग है? समर बॉस, 2 घंटे बाद। आहान ओके बोलने पर समर मीटिंग की तैयारी करने चला गया क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत जरूरी था। आहान अपना फोन उठाकर ईशा को कॉल कर बोल दिया कि उसको आज लेट होगा तो वो टाइम पर खाना और मेडिसिन लेकर सो जाए। ईशा, आंसू जल्दी आना। आहान ओके एंजल बोल कॉल रख अपने काम में लगा गया। सिटी हॉस्पिटल अंश और उसकी टीम जिसमें काव्या भी है, वो एक 6 घंटे की लंबी सर्जरी कर ओटी से बाहर आए। अंश काव्या को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर अपने कैबिन में चला गया। काव्या भी अपने काम में लगा गई। अंश का कैबिन। काव्या जब अंश के कैबिन में आए तो देखी कि वो सो रहा है। कल रात और आज पूरा दिन सर्जरी कर अंश काफी थक गया था। रात को एक एक्सीडेंट केस के कारण रात को ही अंश को हॉस्पिटल आना पड़ा और आज दिन में भी एक सर्जरी करना जरूरी था। अंश कैबिन के सोफे पर किसी मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। काव्या एक टक अंश के चेहरे को देख रही थी, उसको पता ही नहीं चाल कब वो अंश के पास आ गई। काव्या खुद से, अंश सर देखने में तो हैंडसम है और सोते टाइम तो किसी मासूम बच्चे जैसे लगते हैं। काव्या को जब ये एहसास हुआ कि वो अंश के कितने करीब है तो वो उठकर जाने लगी। जैसे ही वो जाने को हुई उसका पैर टेबल से लगा और वो अंश पर गिर गई। काव्या के गिरने पर अंश की नींद भी खुल गई। गिरने से अंश और काव्या के लिप आपस में टच हो गए जिससे दोनों की आंखें शॉक में बड़ी हो गई। काव्या उठने को हुई तो अंश अपना एक हाथ काव्या के सिर के पीछे और दूसरा हाथ उसके कमर पर रख उसके ओठों पर अपने ओठों की मूवमेंट शुरू कर दी। पहले काव्या छूटने की कोशिश की लेकिन बाद में दोनों ही अपने आंखें बंद कर इस फीलिंग को महसूस करने लगे। काव्या को रिस्पॉन्स करता देख अंश उसको डीप किस करने लगा, साथ ही उसके कमर को सहलाने लगा। 15 मिनट किस करने के बाद जब काव्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तब अंश उसको छोड़ा। अंश के छोड़ने पर काव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। वही अंश के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। काव्या जल्दी से अंश के कैबिन से बाहर भाग गई। बाहर आकर काव्या खुद से, ये मुझे क्या हो गया था, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मुझे किसी भी हालत में खुद को कंट्रोल करना होगा। अब मैं अंश सर से दूर रहना होगा। मैं वो गलती दोबारा नहीं कर सकती हूँ।
बोल वहां से चली गई। अंश, उस बदरिया के लिप का टेस्ट उतना भी बुरा नहीं है। तुमने मेरी पहली किस ली है मिस काव्य, अब तुम अंश सिंह की हुई। बोल अपने बाल पर हाथ फेर फिर से सोफे पर लेट सो गया। आहान की कार रात के 12 बजे मैंशन में आकर रुकी। कार से आहान बाहर निकाल हॉल में आया, वहां की लाइट ऑफ थी क्योंकि सब सो गए थे। आहान अपने रूम की तरफ जाने लगा, जैसे ही वो रूम में नजदीक पहुंचा उसके ईशा की रोने की आवाज आए। आहान दौड़कर रूम में आया तो देखा कि ईशा सपने के रो और कौप रही है, साथ में कुछ बोल भी रही है। प्लीज मत मारो, दर्द होता है। पसीने से उसका पूरा बॉडी गिला था। वो डर से कौप इतना रही थी कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। आहान ईशा को हग कर, शू एंजल, आपका आंसू यही आपके पास है, आप मेरे साथ हो, आपको कुछ नहीं होगा। एंजल अपनी आंखें खोलो बच्चा, धीरे धीरे सांस लो। आहान के काफी कोशिश के बाद ईशा अपनी आंखें खोली। आंखें खोल आहान को जोर से हक कर रोते हुए बोली, आंसू प्लीज मुझे बच्चा लो, वो मुझे मर देंगे। मुझे उनके साथ नहीं जाना, वो लोग बहुत बुरे हैं, प्लीज प्लीज बच्चा लो मुझे। आहान ईशा का सिर प्यार से सहलाते हुए, एंजल आपको कुछ नहीं होगा और आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। आहान की आंखें लाल थी ईशा को दर्द में देखकर। जब से ईशा कोमा से बाहर आई थी तब से वो आहान के साथ ही सोती थी। आहान के पास होने पर उसको सपना नहीं आता था। आज आहान के ना होने पर उसको ऐसा सपना आया था। ईशा अब शांत हो गई थी, फिर भी वो कौप रही थी। आहान ईशा को अपने गोद में उठाकर बाथरूम में लाया क्योंकि पसीने से ईशा की नाइट ड्रेस उसके बॉडी में चिपक गई थी। बाथरूम में लाकर आहान बाथटब में गर्म पानी भरा, फिर ईशा के सारे कपड़े उतारकर उसको बाथटब में बिठा दिया। ईशा को आहान के सामने ऐसे बिना कपड़ों के बहुत शर्मा आ रही थी। आहान उसका ध्यान भटकाना चाहता था और वो इसमें सफल भी हुआ। आहान खुद भी अपने सारे कपड़े निकाल ईशा के साथ उसको बैक हक कर बैठ गया। ईशा की सांसें ही अटक गई। आहान ईशा पीट कर अपने ओठ मूव करने लगा। उसका एक हाथ ईशा के कमर पर उसके पेट को सहला रहा था, वही दूसरा हाथ उसके ब्रेस्ट को। ईशा अपनी आंखें बंद कर ली। आहान ईशा के साथ सॉफ्ट बिहेव कर रहा था। ईशा एक पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगा। आहान का एक हाथ ईशा के ब्रेस्ट को प्रेस कर रहा है जिससे वो लंबी सांसें ले रही थी, वही दूसरा हाथ पेट से होते हुए उसके लोअर पार्ट पर जा रहा था। ये महसूस कर ईशा आहान का हाथ पकड़ ली। आहान ईशा के कान में बहुत भी मैग्नेटिक वॉइस में, एंजल कुछ नहीं होगा, जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील इट। बोल अपने दूसरे हाथ से ईशा का हाथ पकड़ लिया। आहान जैसे ही ईशा के लोअर पार्ट को सहलाया उसके बॉडी में कुछ अलग फील हुआ जो वो आज तक फील नहीं की थी। ईशा अपनी आंखें बंद कर, प्लीज आंसू मत करो, मुझे बहुत अजीब लगा रहा है प्लीज। आहान ईशा के रिक्वेस्ट पर अपने हाथ वो से हटाकर उसको अपने तरफ पलट लिया और उसको किस करने लगा। आहान के छोड़ने पर वो सांस लेने लगी। आहान, एंजल आज छोड़ रहा हूं लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। ईशा शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी ईशा को अपने लोअर पार्ट में कुछ हार्ड फील हुआ। ईशा आहान से, आंसू मुझे कुछ चुभ रहा है। बोल जैसे ही अपने हाथ पानी में डालने को हुई तो आहान उसका हाथ पकड़, एंजल उसको अभी डिस्टर्ब नहीं करो वरना प्रॉब्लम होंगी तुम्हारे लिए। ईशा भी आहान की बात मान ली। आहान ईशा के नेक और क्लीवेज पर किस करने लगा और उसके ब्रेस्ट को सहलाने लाना 1 घंटे बंद। आहान ईशा को अपने गोद में बाहर लेकर आया जो थक कर सो चुकी थी। आहान ईशा को एक टॉवल में लपेट कर लाया और उसको ऐसे ही बेड पर सुला दिया। खुद लोअर पहन ईशा के पास जाकर लेट गए। सोने से पहले आहान ईशा का टॉवल भी हटा दिया। आहान ईशा से, एंजल कल तुम खुद मुझे अपना पास्ट बताओगी, कल वो दर्द जो तुम्हारे अंदर है जिससे तुमको आजादी मिल जाएगी। आहान अपने एक हाथ से ईशा के सॉफ्ट कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाने लगा। आहान ईशा को अपने ऊपर लेटाकर सुकून से सो गया। नेक्स्ट डे आहान आज ईशा को एक्सरसाइज के लिए नहीं उठाया क्योंकि वो कल रात सपने के कारण सो नहीं पाई थी। आहान अंश को कॉल कर ईशा की कंडीशन बताया तो अंश बोला, जब तक डॉल अपने अंदर के दर्द को किसी से शेयर नहीं करती तब तक वो अपने मेंटल ट्रोमा से बाहर नहीं आएगी। उसको अपने पास्ट से लड़ना होगा। आहान आज ईशा को घर से बाहर ले जाने वाला था। वो कुछ प्लान किया था ताकि ईशा अपना दर्द उससे शेयर करे। वो एक बार फिर वो अपने पेनफुल पास्ट को याद कर उसे बताए जिससे उसका दर्द कम हो। आहान की कार समुद्र के किनारे एक छोटे से कॉटेज के पास रुकी। आहान ईशा को कार से बाहर निकाल कॉटेज के मेन गेट से अंदर गया। वो कॉटेज दिखने में बहुत सुंदर था, वहां पास में जंगल और पहाड़ भी थे। कॉटेज के छोटे से गार्डन में बहुत सारे फ्लावर लगे थे, वहां का माहौल दिल को सुकून देने वाला था। आहान ईशा को कॉटेज के अंदर हॉल में गया।
वहां एक 60 साल का आदमी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा था। आहान अंदर आकर, काका कैसे हैं आप, और ये क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी, हम बिल्कुल ठीक है आहान बेटा, आप कैसे हैं? फिर मुस्कुराते हुए, जब हमें पता चला कि आप आने वाले हैं तो हमने आपके लिए खाना बना दिया, क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट तो किया नहीं होगा। और फिर ईशा को इशारा कर, ये हमारी छोटी बहू रानी है ना, बहुत प्यारी है। आहान हल्का स्माइल कर हाँ बोला तो ईशा उस आदमी के पैर छू ली। आदमी ने भी दोनों को आशीर्वाद दिया। आदमी आहान से, आप दोनों ऐसे ही साथ हंसते और मुस्कुराते रहो, किसी की नजर ना लगे। आहान, काका आप जाकर रेस्ट कीजिए, हम लंच कर लेंगे, आप सुबह से ही इन सब में लगे होंगे। आदमी भी सिर हिलाकर अपने रूम में चले गए। ये बंसी काका इस कॉटेज के केयर टेकर है, जिसको आहान की मां ने इस कॉटेज के देखभाल के लिए रखा था। बंसी काका के जाने के बाद आहान ईशा को अपने गोद में लेकर कर चेयर पर बैठ उसको खाना खिलाने लगा और खुद भी खाने लगा। ईशा को आहान से कुछ पूछना था लेकिन वो चुप रही। खाना खाने के बाद आहान ईशा को लेकर फिर से गार्डन के लाया। आहान फूलों के बीच लगे झूले पर पहले ईशा को बिठाया, फिर खुद भी बैठ गया। वहां से समुद्र की लहरें साफ साफ दिख रही थी। वहां एक सुकून था जो कि किसी के भी दिल से रूह में उतर जाए। बहुत शांति थी यहाँ। आहान ईशा से, एंजल ये जगह मेरे लिए बहुत खास, क्योंकि ये मेरे मॉम की पसंदीदा जगह है। यहाँ की एक एक फूल और पेड़ मेरी मॉम ने अपने हाथों से लगाए हैं, और कुछ तो मैंने भी उनके के साथ लगाए हैं। ईशा, आंसू तुम यहाँ प्रिया माँ के साथ आते हो, और ये जगह तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। आहान ईशा से, एंजल वो मेरी नहीं आयु की माँ है, वो मेरी मासी माँ है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। ईशा कंफ्यूज होकर, तो आंसू आपकी मॉम कौन है और कहाँ है? आहान सैड फेस के साथ, मेरी मॉम का नाम प्रियंका अग्निवंशी है। जब मैं 5 साल का था तब उनकी डेथ हो गई थी। तुम्हें पता है एंजल, मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा। आहान की आंखें में उदासी और आवाज में दर्द था जो ईशा महसूस कर रही थी। आहान का पास्ट सुन ईशा की आंखों में पानी आ गया। ईशा को एहसास हो रहा था कि आहान के अंदर भी दर्द है जिसको वो सबसे छुपता है। आहान, एंजल हमें अपने दर्द को अपने अंदर जब तक रखना चाहिए तब तक सह सको। एंजल तुम अपने अंदर का दर्द अब निकाल दो, वो दर्द तुमको जीने नहीं देगा। ईशा ये सुन रोने लगी। आहान ईशा के आंसू साफ कर, एंजल अगर तुम अपना दर्द मुझे को नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, लेकिन तुम रो मत, मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। चलो हम अंदर चलते हैं, बोल वहां से उठने लगा। ईशा आहान का हाथ पकड़ अपने नम आंखों से, आंसू आज मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी जितना मुझे पता है, बोल अपनी आंखें बंद कर ली। फ्लैशबैक, 11 साल पहले, एक 8 साल की लड़की जो दिखने में किसी एंजल जैसी लगा रही थी, उसके काले लंबे बाल जमीन पर बिखरी थी, सिर पर पट्टी बंधी, हाथ पैर से खून निकल रहा था। वो लड़की बेहोश, दर्द और बुखार में तड़प रही थी। तभी एक आदमी जिसकी उम्र करीब 40 साल होंगी वो उस रूम में आया। उस लड़की को बेहोश देख अपने आदमी को कुछ इशारा किया तो एक आदमी एक बाल्टी ठंडा पानी उस बच्ची पर फेंका। वो बच्ची डर से अपनी आंखें खोली। वो आदमी जिसकी आंखें काली और डरावनी थी, उस आदमी के फेस पर एक ब्लैक मास्क लगा था जो उसको और खतरनाक बना रहा था। वो आदमी उस घुटने के बल बैठ बच्ची के बाल पकड़ बता, अपने दांत पीस गुस्से में बोला, वो दोनों कहाँ है, बताओ। लड़की रोते और डरते हुए, अंकल छोड़ दो, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो, मैं किसी को नहीं जानती। आदमी गुस्से में उस लड़की को 2 थप्पड़ मारा, उस लड़की का सिर घूम गया। लड़की रोते और कहते हुए, आप कौन हो और मैं कौन हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, प्लीज छोड़ दो, दर्द हो रहा है, बोल अपना सिर पकड़ ली। ये सुन वो आदमी उस लड़की को और टॉर्चर किया, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोली। लास्ट में लड़की बेहोश हो गई। आदमी रूम से बाहर निकल अपने हाथ साफ किया, फिर अपने पास खड़े आदमी से बोला, इसका इलाज करवाओ, बेस्ट दिमाग के डॉक्टर को बुलाओ, शायद सिर पर चोट लगने से उसका मेमोरी लॉस हुआ है। ये सुन दूसरा आदमी बोला, अगर इस लड़की को कुछ याद नहीं है तो वो हमारी किस काम की होंगी, मुझे लगता है हमें इसको मार देना चाहिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुन पहला आदमी शैतानों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी से वहां के गार्ड्स तक कौंप गए, और वो दूसरा आदमी भी। पहला आदमी, महेश माहेश्वरी, अगर तेरे पास दिमाग होता तो तुझे मेरी जरूरत नहीं होती, इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उस लड़की को जिंदा रखो, किसी भी हाल में उसकी सांसें चलनी चाहिए। फिर खुद मन में, वो लड़की एक ऐसी चाबी है जिससे मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता हूँ, अगर वो जिंदा बचा तो यही उसकी कमजोरी बनेगी।
आदमी महेश से, उस लड़की का ट्रीटमेंट करवाओ, मुझे वो जिंदा चाहिए, और हाँ, पूरा सिस्टम को अपने कंट्रोल में लो, दुनिया के लिए ईशानी माहेश्वरी मरी होनी चाहिए, इसको ऐसी जगह पर रखो जहां परिंदा भी पड़ ना मार सके। बोल वहां से चला गया। महेश माहेश्वरी उस रूम में आया जहां ईशा अधमरी हालत में पड़ी थी, उसकी आधी आंखें खुली और आधी बंद थी। महेश अपने आदमी को बोल ईशा को उस रूम से निकल दूसरे रूम में शिफ्ट किया। वहां एक छोटा हॉस्पिटल बना था। 2 डॉक्टर और 2 नर्स को आंखों में पट्टी बांधकर लाया गया। डॉक्टर और नर्स की आंखें ईशा को देख नम हो गई, लेकिन वो समझ गए थे कि ये लोग जो भी हैं वो बहुत बुरे हैं। ईशा का सब टेस्ट और ट्रीटमेंट करने में 6 घंटे लगे। डॉक्टर के बाहर आने और महेश बोला, कैसी है? डॉक्टर, सिर पर चोट लगने से उसकी मेमोरी लॉस हो गया है, बाकी वो ठीक है, लेकिन उसको रेस्ट के साथ मेडिसिन भी लेना होगा। महेश गुस्से में डॉक्टर से, जिंदा है वो इतना काफी है, अब तुम सब निकलो यहां से, और याद रहना चाहिए कि ये बात किसी को पता ना चले, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी मरेगा। हेड डॉक्टर अपने पैकेट में एक छोटी सी शीशी रखा जिसमें ईशानी का ब्लड था। सब डॉक्टर और नर्स में आंखों पर पट्टी बांध वहां से ले जाया गया। महेश के कहने पर उसके आदमी डॉक्टर और नर्स को वापस हॉस्पिटल छोड़ दिए। पहले महेश उन डॉक्टर और नर्स को मरना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो इनको मार देगा तो उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। क्योंकि वो डॉक्टर एशिया के टॉप सर्जन और इस देश के टॉप हॉस्पिटल के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट थे, इसलिए महेश रिस्क नहीं लिया। 1 हफ्ते बाद ईशा की कंडीशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। हेड डॉक्टर को फिर से लाया गया, पिछली बार के जैसे ही, हॉस्पिटल से। महेश के आदमी डॉक्टर को ईशा के रूम में छोड़ चला गया। डॉक्टर की आंखें फिर से ईशा की हालत देख नम हो गई। वो खुद से बोला, इतनी छोटी बच्ची से किसी की क्या ही दुश्मनी होगी, क्योंकि ईशा की फिजिकल और मेंटल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। ईशा दर्द में कराह रही थी। डॉक्टर ईशा को एक पेन कम करने का इंजेक्शन लगाया, जिससे उसका पेन थोड़ा कम हुआ। फिर उसकी ड्रेसिंग चेंज की, कुछ घाव में इन्फेक्शन हो गया था, सबको अच्छे से साफ कर मेडिसिन लगाया। डॉक्टर ईशा से, बच्चा आप कौन हो, आपका नाम क्या है, और इन लोगों ने आपको ऐसे क्यों रखा है? आपको कुछ भी याद है तो हमें बताओ, हम आपकी मदद करेंगे। ईशा नम आंखों से दर्द के साथ, मेरा नाम ईशानी है, मुझे अपने नाम के अलावा कुछ नहीं पता है। ज्यादा सोचे पर उसके सिर में दर्द होने लगा। डॉक्टर उसका सिर सहलाते हुए, बेटा आप अपने सिर पर ज्यादा जोर मत डालो, सब ठीक हो जाएगा। फिर अपने पॉकेट से कुछ मेडिसिन निकल ईशा को देकर बोला, ये मेडिसिन आप टाइम पर लेना, आपको जल्दी सब याद आ जाएगा। डॉक्टर, बच्चा मैं आपके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि आपके बॉडी में कुछ है जिससे आप जल्दी रिकवर होंगे। वो चीज आपको कुछ नहीं होने देगा, बस आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। तभी एक आदमी आकर डॉक्टर को वहां से ले जाने लगा। डॉक्टर जाते टाइम ईशा को एक स्माइल पास किया तो ईशा की स्माइल कर दी। 1 हफ्ते बाद ईशा अपने रूम में सो रही थी, तभी उसको महेश की चिल्लाने की आवाज आई। महेश गुस्से में, उस डॉक्टर को कैसे पता चला इस लड़की और जगह के बारे में? उधर से कुछ बोला गया जिसको सुन महेश गुस्से में, उस डॉक्टर के साथ उसके पूरे परिवार को मार दो, और उस दिन जो भी डॉक्टर और नर्स यहाँ आए थे उन सबके फैमिली को मार दो, कोई नहीं बचना चाहिए, और काम ऐसे होना चाहिए कि सबको यही लगे कि ये सिर्फ एक हादसा है। महेश अपना फोन रख ईशा के रूम में आया। ईशा महेश को देख डर से कँपने लगी। महेश ईशा के बाल खींचते हुए उस रूम से बाहर निकाल दूसरे रूम में लगा। वहां पहले से एक डॉक्टर था जो कि कुछ सेटिंग एक चेयर के साथ कर रहा था। महेश ईशा को ले जाकर उस चेयर पर बिठा दिया। महेश डॉक्टर से, इसको कुछ याद नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर हंसते हुए, तुम इसकी चिंता मत करो, इसकी हालत ऐसी करूंगा कि ये खुद को भी पहचान नहीं पाएगी। बोल डॉक्टर ईशा के हाथ और पैर बांधकर कुछ इंजेक्शन लगाया, फिर बिजली के झटके देने लगा। वहां ईशा के चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। ऐसे ही कुछ देर में वो बेहोश हो गई। ऐसे ही हफ्ते में 2 बार ईशा को बिजली के झटके दिया जाने लगा। ईशा को जो थोड़ा अपने पास्ट का याद आता था वो भी बंद हो गया, साथ में उसको एक ऐसा ड्रग दिया गया जिससे उसका बॉडी कमजोर होता गया। ऐसे ही ईशा को लगातार 2 साल तक बिजली के झटके दिया गया। महेश भी इस बीच ईशा को टॉर्चर करता रहा। 2 साल बाद महेश डॉक्टर से, उसको अब कुछ याद नहीं आएगा, इस बात का तुम्हें यकीन है? डॉक्टर, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं उसे कुछ याद नहीं आएगा। महेश उस कमरे में आया जिस कमरे में ईशा को रखा गया था। वहां ईशा किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी थी।
रूम में किसी के आने की आहट महसूस कर ईशा अपना सिर पैर में लगाकर डर से कांपने लगी। महेश उसकी ऐसी हालत देख जोर जोर से हंसने लगा। फिर ईशा का बाल पकड़ उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाकर, नफरत है मुझे तुझसे और तेरे बाप से, उसके कारण मैंने बहुत कुछ सहा है, काश मैं उसे अपने हाथों से मार पाता। ये सुन ईशा के आंखों में गुस्सा दिखने लगा। महेश उसको देख गुस्से में पहले धक्का दिया, फिर अपने बेल्ट निकल उसको मारने लगा। उस रूम में ईशा के दर्द भारी रोने की आवाज आने लगी। उसको दर्द में देख महेश हंसने लगा। कुछ देर मार खाकर ईशा बेहोश हो गई। महेश उस रूम से बाहर निकल गया। ऐसे ही दिन और साल बीतने लगे। महेश जब भी आता ईशा को तब तक मरता जब तक वो बेहोश ना हो जाए। ईशा के बॉडी पर अनगिनत मारने और जलने के निशाना थे। उसको दर्द सहने की जैसे आदत हो गई थी। उसको ना दिन और ना रात का पता चलता। वो तो अब दर्द में रोना और चिल्लाना भी बंद कर दी। ऐसे ही 10 साल बीत गया। इतने साल तक ईशा को एक ही रूम में जंजीर से बांध कर रखा गया। एक दिन ईशा जब सो रही थी तब उसको महेश के कुछ आदमियों की आवाज आए। पहला आदमी, यार मनीष, वो लड़की जो अंदर बंद है वो दिखने में कितनी सुंदर है। मनीष, सुंदर तो बहुत है, लेकिन तुम लोग के दिमाग में जो चल रहा है उसको रोक दो, क्योंकि अगर बॉस को पता चला तो हमें मार देंगे। पहला आदमी, यार वो लड़की से बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको बस वो जिंदा चाहिए, और ऐसे भी उसकी खूबसूरती का थोड़ा हम भी मजा ले भी लिए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, उसकी खूबसूरती बर्बाद ही हो रही है। इस कैद में बोल हंसने लगा, उसके साथ उसके दोस्त भी। थोड़े देर बाद मनीष भी मान गया। मनीष, रात को उसके साथ मजा करेंगे, क्योंकि जब तक वो बूढ़ा है तब तक हम उसको छू नहीं सकते हैं। इस पर सब सहमत हुए। ईशा के रूम में उसके साथ एक 55 साल का आदमी था, जो कि ईशा के साथ बातें करता और उसका ख्याल रखता। ये ईशा के पापा का एक बॉडीगार्ड था, जिसके बारे में महेश नहीं जानता था। ये आदमी ईशा को निकलने की कोशिश किया पर निकाल नहीं पाया, क्योंकि जो आदमी महेश यहाँ लाता उसको यही कैद कर लेता। उसके कुछ आदमी भी बाहर जा पाते थे। ईशा मासूमियत से, अंकल, ये गंदे अंकल सब क्या बोल रहे हैं, वो मेरे साथ रात में क्या करेंगे। ईशा को उन सब की बातें समझ नहीं आई, क्योंकि वो हमेशा कैद में रही थी, जिससे उसका माइंड बहुत कम काम करता था। लेकिन उस आदमी को सब समझ आ रहा था। आदमी थोड़ा डरते हुए ईशा से, बेबी आप उन सब की बातें पर ध्यान मत दो, अच्छा आप यहाँ से निकलना चाहते हो ना। ईशा खुश होकर, सच में अंकल, क्या मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। आदमी उसके सिर सहलाकर, आज आप इस कैद से बाहर निकल जाओगी, बोल रूम से बाहर निकल गया। शाम के 7 बजे मनीष के साथ उसके 10 आदमी ड्रिंक कर रहे थे, क्योंकि उनका प्लान ईशा के साथ रात बिताने का था। अंकल ईशा के रूम में चुपके से आकर उसकी जंजीर खोल ईशा को रूम से बाहर निकलने लगा। वो आदमी जिसको ईशा अंकल बोलती थी, उसका नाम राघव था। वो अधीर के भरोसेमंद आदमी में से एक था। इसको जब अंतरा और अधीर के मरने की खबर मिली तो इसको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये अपने बॉस के पावर को अच्छे से जानता था। अधीर राघव को ईशा का स्पेशल सीक्रेट गार्ड बनाया था। इसके पीछे एक कारण था जो कि हमें बाद में पता चलेगा। जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उस दिन राघव किसी काम से मुंबई से बाहर गया था। राघव ईशा के साथ उस दिन नहीं था। मुंबई आने पर राघव को जब एक्सीडेंट का पता चला तो वो ईशा को ढूंढने लगा, क्योंकि अधीर ने राघव को बचपन से ही ईशा के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दी थी। बहुत कोशिश करने पर भी राघव को ईशा तक पहुंचने में 2 साल लगा गया। इतने समय में महेश ने ईशा की सारी याद मिटा दी थी, इसलिए ईशा राघव को पहचान नहीं पाए। महेश के इस जगह पर काम करने वालों आदमी को बेहोश कर लाया जाता था, इसलिए इसको ना ही रास्ता और ना ही जगह पता था। राघव को सबका भरोसा जीतने और यहाँ का पूरा रास्ता समझने में टाइम लगा। वो अकेले ईशा को यहाँ से निकाल नहीं पाता, इसलिए वो किसी से हेल्प लिया। राघव का पहला काम ईशा को प्रोटेक्ट करना था। राघव ईशा को यहाँ काम करने वाले आदमियों से बचाता था, जो ईशा को गंदी नजर से देखते। राघव ईशा को हमेशा सबसे प्रोटेक्ट करता। कुछ टाइम पहले राघव एक आदमी के साथ मिलकर ईशा को यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाया। अब वो लोग कौन है और कैसे ईशा के पास पहुंचे, ये आगे पता चलेगा। राघव ईशा को अपने गोद में उठाकर रूम से बाहर निकला। ईशा बहुत कमजोरी थी, इस कारण वो अच्छे से चल नहीं पा रही थी। ये एक जंगल के अंदर अंडरग्राउंड बना एक बेसमेंट था। राघव बचते हुए बेसमेंट से बाहर निकला। बाहर भी महेश के बहुत से गार्ड थे। वो लोग राघव के साथ ईशा को देख उन पर हमला कर दिए। राघव ईशा से, बेबी आप यहाँ से भाग जाओ। ईशा रोते हुए, नहीं अंकल मैं नहीं जाऊंगी, ये गंदे अंकल आपको मार देंगे।
राघव, बच्चा आप टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा, आप यहाँ से भाग मेन रोड तक जाओ, मैं आपको वहीं मिलूंगा। ईशा भी हाँ बोल धीरे धीरे वहां से भागने लगी। राघव महेश के आदमियों को ईशा की तरफ जाने से रोकने लगा। राघव अपने मन में आई होप सर आपको जल्दी ईशा बेबी मिल जाए बोल वापस लड़ने लगा। यहां से ईशा भागते हुए जाकर एक कार से टकरा गई। फ्लैशबैक एंड। ईशा, इसके बाद क्या हुआ आपको पता है? ये सब बोलते हुए ईशा की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। डर से वो कॉप रही थी। ईशा पैनिक करते हुए बोली, आंसू? वो लोग मुझे फिर से कैद कर लेंगे, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे राघव अंकल से मिलना है बोल रोने लगी। ये सब सुन आहान, जिसके फेस पर कभी कोई इमोशन नहीं रहता था, उसकी भी आंखें नम और हाथों की मुठिया गुस्से में कस गई थी। वो सोच भी नहीं सकता है जितना ईशा ने दर्द सही थी। आहान ईशा का प्यार से सिर सहलाते हुए, एंजल बच्चा आपको कुछ नहीं होगा और आपको हमसे दूर कोई नहीं ले जाएगा, आपके राघव अंकल भी ठीक होंगे, मैं आपको आपके राघव अंकल से मिलाऊंगा, आप रोना बंद कर दो। ईशा ऐसे ही रोते रोते आहान की बाहों में ही सो गई। आहान ईशा को अपने गोद में उठाकर कॉटेज के अंदर ले गया। वही कोई और भी था जो ईशा का पेनफुल पास्ट जान खुद के आंसू को रोक नहीं पा रहा था। वो अंश और देवांश थे। आज संडे था, इसलिए अंश आहान से बात कर ईशा के लिए कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन लाया था, क्योंकि पैनिक करना ईशा के बॉडी के लिए ठीक नहीं था। अंश जब अग्निवंशी मेंशन आया तो उसको पता चला आहान ईशा कहीं बाहर ले गया है। देवांश को भी एक इम्पोर्टेंट फाइल पर आहान का सिग्नेचर चाहिए था, इसलिए वो भी मेंशन आया था। अंश रॉकी को कॉल कर आहान का लोकेशन पूछ, फिर दोनों मेंशन से निकल गए कॉटेज के लिए। ईशा के लिए मेडिसिन जरूरी था, इसलिए आहान भी नहीं रोका, लेकिन वो दोनों जैसे ही कॉटेज के अंदर गार्डन में आहान और ईशा के पास जाने लगे, उनको ईशा का पास्ट पता चला। ये जानकर कि एक 8 साल की बच्ची कितना दर्द सही, और वो बच्ची कोई और नहीं उसकी बहन थी, उन दोनों के दिल में दर्द होने लगा। अंश और देवांश कॉटेज के अंदर हॉल में बैठ गए। वो दोनों ही बिल्कुल चुप थे। आहान ईशा को सुलाकर नीचे हॉल में आया। आहान को आता देख अंश और देवांश अपने सीट से खड़े होकर आहान को देखने लगे। आहान दोनों को स्टडी रूम में आने का इशारा किया। तीनों स्टडी रूम में बैठे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। आहान, तुम दोनों ने सब कुछ सुन लिया? तो दोनों हाँ में सिर हिला दिए। देवांश आहान से, देवांश आई थिंक हमें महेश माहेश्वरी के बारे पूरा पता करना चाहिए। मुझे लगता है अधीर माहेश्वरी के एक्सीडेंट के पीछे बहुत ही पावरफुल लोग का हाथ है और महेश माहेश्वरी सिर्फ एक मोहरा है। अंश आहान से, मैं जितना जानता हूँ आज से 10 साल पहले भी इंडिया और मुंबई का बेस्ट हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल ही था, तो मे बी वहां से हमें उस डॉक्टर के बारे में कुछ पता चल जाए जिसका बाबी डॉल जिक्र की थी। आहान, हमें वही थी शुरू करना होगा जहां से हमें एंजल मिली थी। फिर अंश से, अंश तुम एंजल का ब्लड टेस्ट और फुल बॉडी चेकअप फिर से करवाओ, और ये टेस्ट हमारे लैब में होना चाहिए, इसमें अपने लैब के बेस्ट डॉक्टर को लगाओ। अंश, आहान तुम डॉल का ब्लड टेस्ट क्यों करवाना चाहते हो? आहान, मुझे लगता है एंजल के ब्लड में कुछ ऐसा है जो उसको जीने और दर्द सहने में हेल्प करता है। फिर देवांश से, तुम हमारे आदमियों को माहेश्वरी फैमिली के हर एक मेंबर के पीछे लगा दो, मुझे उनकी सारी खबर चाहिए। फिर कॉल कर रॉकी को स्टडी रूम में बुलाया। आहान रॉकी से, अल्फा टीम के बेस्ट मेंबर को इंडिया बुलाओ। रॉकी ओके बॉस बोल बाहर चला गया। देवांश आहान से, तुम इस केस में अल्फा टीम को लगाना चाहते हो, वो भी बेस्ट को। अंश, अगर वो 5 पांडव आ गए तो हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं होगी। इस बात से देवांश भी सहमत हुआ। आहान उन दोनों को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर ईशा के रूम में चला गया। अंश और देवांश भी कॉटेज से बाहर निकल अपने काम में लग गए। एक वीक बाद ईशा का कॉलेज स्टार्ट होने वाला था। उस दिन के बाद आहान ईशा के पास्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं किया। ईशा और अवी के मनाने पर आहान सबको शॉपिंग पर ले गया। आहान ईशा के लिए खुद ड्रेस सिलेक्ट किया। ऐसे ही 4 दिन बीत गया। न्यूयॉर्क रंधावा विला। कियान अपने फैमिली से, अब हम सबको निकलना चाहिए, जेट रेडी है। सब कार में बैठ एयरपोर्ट के लिए निकल गए। वहां से उनका नया सफर शुरू हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।